हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आपके बीच आज फिर से मैं 100 ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर आया हूं। और हमने पिछले वीडियो में आपके बीच 100 ऑब्जेक्टिव दिया था और आप वो 100 ऑब्जेक्टिव आप देख चुके होंगे और ये नेक्स्ट 100 ऑब्जेक्टिव है। मेरे प्यारे साथियों, हमने तीसरा चैप्टर कवर कर लिया था। आज हमारा चौथा चैप्टर तक कवर किया था। आज पांचवा चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने ही वाला है। तो आपको दिख रहा होगा 10th क्लास उर्दू VBI ऑब्जेक्टिव अंतिम प्रहार। ये बच्चों मेरा अंतिम प्रहार चल रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका सबक स्टार्ट होता है सबक नंबर 5 से आशियाना निगार अजीम। आशियाना के मुसन्निफ निगार अजीम है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर सवाल से मतलब 102 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 102 है, शामिल निसाब में निगार अजीम की अफसाने का क्या उन्वान था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पर, आशियाना। इसका जवाब है आशियाना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है निगार अजीम कौन है? तो निगार अजीम कौन थे? तो अब जवाब नंबर है इसका अफसाना निगार। निगार अजीम जो थी अफसाना निगार थी। तो आगे के सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल कह रहा है कि निगार अजीम ने कहां तक तालीम हासिल की? तो मेरे प्यारे दोस्तों, निगार अजीम ने जो तालीम हासिल की PhD तक हासिल की। आपके स्क्रीन पर हर सवाल का जवाब मैं आज दे दूंगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सवाल एकदम VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एकदम रट के ही एग्जाम में जाएंगे तो आपका 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में से जो 50 ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे का सवाल देखते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का मेरे प्यारे साथियों, निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करेंगे। स्किप करेंगे तो मैट्रिक से स्किप कर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सवाल नंबर 106 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तखल्लुस और कलमी नाम में क्या फर्क है? मेरे प्यारे साथियों, तखल्लुस और कलमी नाम में क्या फर्क है? तो इसका जवाब हम लोग देखेंगे। जवाब कह रहा है कलमी नाम मजमून में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तखल्लुस शायर अपनी शायरी में जो नाम इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह तखल्लुस, जैसे कोई शायर अपनी शायरी में कहता है कि जौहर का ये नात है, तो मतलब जो नात जो है वो जौहर द्वारा लिखी गई है, उसी तरीके से उसे तखल्लुस कहते हैं। और मजमून में जो हम लोग कहने का मतलब इस्तेमाल किए थे उसको कलमी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे का सवाल है, आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आशियाना का मरकजी किरदार जरीना बेगम है। तो आगे का सवाल है, निगार अजीम ने किसके अफसाने का तनकीदी जायजा पेश किया था? तो निगार अजीम ने सादत हसन मिंटू के तनकीदी जायजा पेश किया था। तो चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 109 है, जरीना और बरकत का सिराज से क्या रिश्ता था? जरीना जो थी और बरकत जो था, सिराज से क्या रिश्ता था? तो जवाब नंबर है माँ बाप। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 110वां नंबर सवाल है, सिराज के घर पर उनके वालिदैन का कितना अरसा क्याम रहा? तो जवाब हमें मिलता है 2 साल। सिराज जो थे उनके घर पे वालिदैन का कितना अरसा क्याम था? तो 2 साल के लिए था। तो चलिए आगे है, अदनान और फरहान किसके बेटे थे? सवाल नंबर 111 का रहा है कि अदनान और फरहान किसके बेटे थे? तो आइए हम लोग जवाब देखते हैं, इरफाना और सिराज के। इरफाना और सिराज के। अदनान और फरहान जो किसके बेटे थे? इरफाना और सिराज के बेटे थे। तो चलिए हम लोग आगे के सवाल में बढ़ते हैं। सिराज कहाँ नौकरी करता था? तो हमें जवाब मिलता है सिराज बंगलौर में नौकरी करता था। मेरे प्यारे साथियों, इसको अगर आप रट लेंगे तो आपका एग्जाम में एकदम पूरा नंबर आना तय है। मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं 100%। चलिए आगे का क्लास स्टार्ट। आगे हम बढ़ते हुए, सिराज की तकरार किससे हुई, मतलब झगड़ा किससे हुई थी? तो जवाब हमें मिलता है बीवी से। सिराज बीवी से लड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 114 नंबर सवाल पे। निगार अजीम ने किस किस मौजू से MA की डिग्री ली? निगार अजीम जो थे किस किस मौजू में MA की डिग्री ली थी? तो जवाब हमें मिलता है उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम था? निगार अजीम जो सफरनामा लिखी थी उसका नाम क्या था? तो जवाब हमें मिलता है गर्द व आवारगी।
तो आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 116 है, निगार अजीम का पहला अफसाना कौन साया हुआ? निगार अजीम का जो पहला अफसाना था वो कौन सा था? तो हमें जवाब मिलता है अक्स। कौन था मेरे प्यारे साथियों? इसको आप अच्छे से नोट भी करें अपने कॉपी में, अगर आप सुनेंगे भी तो आपको ये याद हो जाएगा और एग्जाम में आप सही सही ओएमआर सीट पे गोला करके आ जाएंगे। तो चलिए 117 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 117 नंबर सवाल कहता है कि निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से ली? तो निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ली। निगार अजीम जो थे पीएचडी की डिग्री कहाँ से ली थी? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग 117 नंबर सवाल अभी तक आप लोग देख लिए हैं। अगर यहाँ तक हमारे वीडियो को आप देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कि आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो एग्जाम में नंबर बहुत कम आएगा मेरे साथियों। तो अब हम लोग सबक नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सबक नंबर आज का हमारा 6 है, मजमून आलमी हिद्दत। सबक नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका मजमून है आलमी हिद्दत। चलिए सवाल हमको कह रहा है बच्चों की मज़ामीन में क्या होता है? तो हमें जवाब मिलता है उन्वान की तशरीह। इल्मियत और जामियत किस तरह के मज़ामीन की खूबी है? तो हमें जवाब मिलता है मुआरी मज़ामीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजमून नवेसी का आगाज कहाँ से हुआ? तो हमें जवाब मिलता है फोर्ट विलियम से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम क्या है? तो फोर्ट विलियम क्या है? कॉलेज है। फोर्ट विलियम जो है कॉलेज का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सन्निफ में मखसूस उन्वान पर बहस की जाती है? तो हमें जवाब मिलता है मजमून पर। तो आइए हम लोग 123वां नंबर सवाल देखते हैं। किसी उन्वान की तहत मरबूत और मुसलसल तहरीर क्या कहलाता है? तो हमें जवाब मिलता है मजमून। तो आइए आगे बढ़ते हुए सवाल देखेंगे हम लोग। अब 124 नंबर सवाल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एक लाइक का बटन दबाते हैं तो हमें मोटिवेट मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और आपका लाइक करने से कहने का मतलब है कोई न पैसा लगता है न रुपया लगता है, सिर्फ क्लिक कर देने से हमें एनर्जी मिलती है मेरे साथियों। तो चलिए हम लोग 124 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे साथियों, अब हम लोग 124 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। जमीन क्या है? सवाल पूछता है एग्जामिनर की जमीन क्या है पूछेगा तो जवाब हमें मिलता है सैयारा। जमीन क्या है? सैयारा है। तो 25वां नंबर सवाल कर रहा है आलमी हिद्दत किस तरह का मजमून है? आलमी हिद्दत जो है साइंसी मजमून है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ऐसा मैं ऑब्जेक्टिव आज चुन चुन के लाया हूं कि ऐसा ऑब्जेक्टिव आपके बुक में भी नहीं मिलता है। आपके जो बुक है दरक्षा, उसमें भी आप निचोड़ेंगे, उससे की निचोड़ से हम लाए हैं, उसमें से निचोड़ कर ये सवाल जवाब लाया हूं बच्चों कि ऐसा ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कोई गाइड में ऐसा सवाल जवाब नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जानदारों के लिए मुनासिब सैयारा कौन सा है? हम लोग जो जानदार है, जितने भी जानदार हैं, कीड़े मकोड़े, क्या कहते हैं, जानवर, इंसान, सब के लिए, जानदारों के लिए मुनासिब सैयारा क्या है? तो वो जमीन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आप लोग पढ़े होंगे ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, संगीन आलमी मसला है, मतलब आलम मतलब दुनिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस कैसे पैदा होते हैं? ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? तो इंसानों के सरगर्मियों से। ग्रीन हाउस जो पैदा होते हैं गैस मेरे साथियों, तो ये जो पैदा होते हैं इंसानियों के गर्मियों से पैदा होते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग कहीं किसी भीड़ में इकट्ठा होते हैं, तो ठंडी के मौसम में भी इकट्ठा होते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, तब भी हल्का फुल्का गर्मी हमें लगने लगती है, तो इंसानियों के गर्मियों से गर्मी लगता है। तो क्या है दूसरा 29वां नंबर सवाल है जंगलों के काटने से क्या हो रहा है? तो जंगलों के काटने से गैस ज्यादा पैदा हो रही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 30वें नंबर सवाल की तरफ। मेथेन गैस में कितना फीसद इजाफा हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, मेथेन गैस में 149% 149% इजाफा हो गया है। अब हम लोग 131 नंबर सवाल की तरफ पहुंचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने फीसद का इजाफा हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हो चुका हुआ है। मेथेन गैस याद रखेंगे 149% और कार्बन गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस 31% का इजाफा हुआ है। 132 नंबर सवाल कह रहा है कि मेथेन गैस कहाँ से ज्यादा निकलती है? मेथेन गैस जो होती है
कहाँ से ज्यादा निकलती है? धान के खेत से। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा आपको आज कि वो सवाल से अभी तक आपको पाला नहीं पड़ा होगा। मैं आपको एकदम निचोड़ कर सवाल दिया हूँ। मेथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो मेथेन गैस धान के खेत से निकलती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोबर से कौन सी गैस खारिज होती है? गोबर से कौन सी गैस निकलती है? खारिज होने का मतलब निकलना। तो गोबर से कौन सी गैस खारिज होती है? तो हमें जवाब मिलता है आंजरा, नाइट्रस और ओजोन, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं जमीन का दर्जा हरारत पिछले कितने सालों से बढ़ रहा है? तो पिछले 100 सालों से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो 135 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। समुद्री बर्फ क्यों पिघल रही है? तो समुद्री बर्फ जो है पिघल क्यों रही है? तो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको कहा है कि पिछला वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव मैंने हल कराया है। इस वीडियो में भी हम 100 ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। तो अभी तक हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव हल कर चुके हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश क्या है? वो मुल्क है, हम लोग जानते ही हैं। बर्फ के पिघलने से बांग्लादेश का क्या होगा? बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक को किस गैस की मिकदार को कम करनी होगी? तो हमें पता है जवाब, ग्रीन हाउस गैस की। तो चलिए अब हम लोग 138 तक अभी तक पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग 139 सवाल की तरफ देखेंगे, रुजू करेंगे। चलिए देखते हैं मेरे साथियों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 139 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग पर आलमी कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुआ था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग पे आलमी कॉन्फ्रेंस 2007 में और क्योटो में हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 140 पर, क्योटो क्या है? क्योटो क्या है? अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि क्योटो क्या है, तो क्योटो एक मुल्क है, एक देश है, ठीक है एक कंट्री है। तो आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। क्योटो क्यों कॉन्फ्रेंस हुई थी? क्योटो में क्यों कॉन्फ्रेंस हुई थी? सवाल ये भी पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों। क्यों, कब, क्या, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हमने सवाल जो निकाला है, निचोड़ कर निकाला है, क्योटो में क्यों कॉन्फ्रेंस हुई? तो हमें जवाब मिलता है ग्लोबल वार्मिंग से दफा के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें क्योटो में कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। चलिए हमें 142 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं। अलगोरे कौन है? तो हमें जवाब मिलता है अमेरिका के नायब सदर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर किसने किताब तसनीफ की थी? ग्लोबल वार्मिंग जो था उस पर किसने अपनी किताब निकाली थी? तो हमें मिलता है अलगोरे ने। चलिए हम 144 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस का इनाकाद किस मुल्क में हुआ था? हमें हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और हमें उर्दू में भी पढ़ना है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का इनाकाद किस मुल्क में हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप देखेंगे हिंदुस्तान में हुआ था। अभी तक हम 144 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम 145 नंबर सवाल देखेंगे। बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में और कब मुनक्किद हुआ? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो हमें जवाब मिलता है दीमापुर में। और कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चला? तो प्यारे साथियों, हमें पता चलता है जवाब में 5 दिनों तक चला। बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चला था? तो 5 दिनों तक चला था। अब हमें जवाब सवाल देखते हैं। 147 नंबर सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस किस माह में हुआ था? तो हमें जवाब मिलता है बाल विज्ञान कांग्रेस जो है दिसंबर महीने में हुआ था, ठंडी का महीना था। 148 नंबर सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू क्या था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू था पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। कैसे कम हो? चलिए 149 नंबर सवाल की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। बाल विज्ञान में कितने उस्तादा ने हिस्सा लिया था? तो हमें जवाब मिलता है 165 उस्तादा ने। मेरे प्यारे साथियों, बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा आपके बीच मैंने सवाल लाया है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें। अगर यहाँ तक आपने अगर वीडियो को मेरा देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। तो चलिए हम लोग 150 नंबर सवाल की तरफ पहुंच गए हैं अब तक। बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा व तलबात ने हिस्सा लिया था? बाल विज्ञान कांग्रेस में थे कितने तलबा व तलबात हिस्सा लिए थे? तो हमें जवाब मिलता है 556 तलबा व तलबात, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 556 लोग हिस्सा लिए थे। अभी तक हम लोग 150 सवाल देख चुके हैं। उसके बाद 151 नंबर सवाल पे चलते हैं। बाल विज्ञान के मेहमान खुसूसी कौन थे? तो हमें जवाब मिलता है एपीजे अब्दुल कलाम सदर जमहूरिया हिंद थे। बाल विज्ञान के मेहमान खुसूसी कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, सदर जमहूरिया हिंद थे। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो आज दुनिया में नहीं है।
151 तक हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग 152 में और दूसरा मजमून हमारा स्टार्ट होता हुआ आप देख रहे हैं सबक नंबर 7 मजमून रिया। रिया के जो मुसन्निफ है, रिया को लिखने वाले हमारे सर सैयद अहमद खान साहब है, जो कहने का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया था। आइए दोस्तों 152 नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 152 नंबर सवाल हमें कहता है सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग 153 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। तो 53 नंबर सवाल हमें कहता है सर सैयद के अंजुमन का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, जवाब हमें मिलता है साइंटिफिक सोसाइटी। तो आइए हम लोग 154 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने अंजुमन कब और कहां कायम की थी? तो जवाब हमें मिलता है 1862 में गाजीपुर में। फिर हम लोग आगे निकलते हुए बढ़ते हुए जाते हुए 155 नंबर सवाल तक पहुंच गए। तो 1869 में सर सैयद कहाँ गए थे? तो हमें जवाब मिलता है इंग्लिस्तान, इंग्लैंड में गए थे सर सैयद अहमद खान। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापस आकर क्या किया गया? तो हमें जवाब मिलता है रिसाला तहजीबुल खलाक जारी किया। उसके बाद हमें मिलता है सर सैयद स्कूल मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना? तो हमें पता चलता है 1878 में बना। जवाब नंबर है सवाल नंबर 158 तहजीबुल खलाक किसका रिसाला है? तो सर सैयद अहमद खान साहब का। चलिए 159 नंबर सवाल है समाजी तहजीबी और अदबी मजामीन सर सैयद के किस रिसाले में शाया हुआ था? तो जवाब हमें प्राप्त होता है रिसाला तहजीबुल अखलाक। तो आइए सवाल नंबर 160 की तरफ चलते हैं। सर सैयद ने स्कूल कहाँ खोला? तो हमें जवाब मिलता है अलीगढ़ में। सवाल हम 161 की तरफ पहुंच गए हैं। सर सैयद अहमद खान को कौन सा खिताब मिला? तो हमें जवाब मिलता है सर। उसके बाद 162 नंबर सवाल यह कहता है कि यह खिताब कब मिला? तो हमें जवाब प्राप्त होता है 1878 में। तो आइए 163 नंबर सवाल क्या कह रहा है असारुल सनादीद किसकी किताब है? तो सर सैयद अहमद खान साहब की। जवाब हम सवाल देखते हैं सर सैयद ने उर्दू में किस मज़ामीन निगारे की फरोग दिया? तो हमें जवाब प्राप्त होता है मुख्तसर मजमून निगारी का। मेरे प्यारे साथियों 164 नंबर सवाल तक हम पहुंच गए हैं। आज मैंने कहा है कि 100 सवाल 100 ऑब्जेक्टिव आपके भी हल करूंगा। तो आइए 165 नंबर सवाल देखते हैं। सर सैयद की वफात कब और कहाँ हुई थी और कहाँ मदफून हुए थे? मतलब सर सैयद साहब कब मरे थे और कहाँ उनकी कब्र है? तो हमें जवाब दिख रहा होगा 1898 में अलीगढ़ में उनकी कब्र है। तो आइए अब हम 167 नंबर सवाल देखते हैं। सर सैयद के शामिल निसाब मजमून का उन्वान क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे जवाब है रिया। 168 नंबर सवाल क्या कर रहा है सर सैयद के मजमून में कितने तरह के लोग का जिक्र है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सर सैयद के मजमून में जो जिक्र है तो वो 3 तरह के लोग का जिक्र है। हम 168 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। अब 28 और सवाल हल करना है। तो चलिए देखते हैं 169 नंबर सवाल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 169 नंबर सवाल कर रहा है कि जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ हो उनको क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों जैसे दोगले लोग होते हैं कि सामने में कुछ और पीछे में कुछ और कहते हैं, उसी को कहते हैं जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको रियाकार कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 170 नंबर सवाल की तरफ। हमको हमारे अयबों से ज्यादा कौन मतला करता है? तो मेरे प्यारे साथियों दुश्मन। हमारे ऐबों से ज्यादा कौन मुत्तला करता है? हमारा दुश्मन जो है हमारे ऐबों से ज्यादा मुत्तला करता है। तो मेरे प्यारे साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिया किसको कहते हैं? तो रिया हम लोग अभी आपको बताएं दिखावा को करते हैं कि अगर आपके मुंह पे आपके जैसी बात, आपके पीछे आपके बुराई, तो उसी को हम लोग रिया कहते हैं। चलिए 171 नंबर सवाल मेरा खत्म हुआ। अब आपका सबक नंबर 8 स्टार्ट होगा मेरे प्यारे साथियों। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि एक चैनल है जिस चैनल पे आपको एकदम VBI ऑब्जेक्टिव आपको उर्दू का दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो उर्दू की तैयारी बच्चे बहुत नहीं करते हैं तो आज कर ले और ऑब्जेक्टिव में आप 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कर ले। उसके बाद मैं आपके बीच सब्जेक्टिव का वीडियो भी एक डाला हुआ हूँ, फिर डालूंगा और आपका एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर करा दूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो आपको उर्दू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबक नंबर 8 आपका स्टार्ट होता है। सबक नंबर 8 है मजमून अदब की पहचान। इसको जो लिखने वाले हैं मुसन्निफ अब्दुल मुगनी साहब हैं। तो चलिए हम लोग डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस सूबा से है? तो हमें पता चलता है बिहार से। तो आइए डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब है अब्दुल रऊफ।
आगे बढ़ते हुए अब्दुल मुगनी के वालिद क्या हैं? तो अब्दुल मुगनी के वालिद जो हैं आलिम दीन है, मौलाना साहब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल अब्दुल मुगनी की आला तालीम क्या है? तो अब्दुल मुगनी की आला तालीम पीएचडी थी, प्रोफेसर साहब थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब्दुल मुगनी किस सन्निफ की हैसियत से पहचाने जाते हैं? तो अब्दुल मुगनी साहब मजमून निगार की हैसियत से पहचाने जाते हैं, वो मजमून लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब्दुल रऊफ का ताल्लुक किस जिला से था? तो औरंगाबाद से था। 77 सवाल के बाद 78 सवाल कह रहा है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 में हुई थी। हम लोग आगे की सवाल के देखते हैं, अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने 179 सवाल देखा है। 180 सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब्दुल मुगनी ने आलिम की सनद कहाँ से हासिल की थी? तो मदरसा शमसुल हुदा पटना है, वहीं से अब्दुल मुगनी साहब ने आलिम की सनद हासिल की थी। 181 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं, 20 नंबर सवाल बाकी है मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो में बने रहे। अब्दुल मुगनी ने एमए किस जबान में किया था? तो अब्दुल मुगनी ने अंग्रेजी जबान से एमए किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, अब्दुल मुगनी अंग्रेजी जबान में कहाँ लेक्चरर रहे? तो अब्दुल मुगनी साहब पटना कॉलेज में लेक्चरर थे। 182 के बाद हम लोग 183 नंबर सवाल की तरफ चल रहे हैं। 183 नंबर सवाल कर रहा है कि अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत में कहां से शब्दकोश हुए? तो हमें जवाब मिलता है बीएन कॉलेज से। मतलब शब्दकोश का मतलब होता है रिटायरमेंट मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब्दुल मुगनी का असल मौजू क्या था? तो हमें जवाब मिलता है इकबालियात। उसके बाद सवाल नंबर 185 की तरफ हम पहुंच चुके हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी तकरीबन कितनी किताबों की मुसन्निफ हैं? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने 20 किताब लिखी है। और उसके बाद आगे सवाल देखते हैं 186, ज्यादा एतदाल मोयार व अक़दार नुक्ता नजर किसकी किताब है? तो अब्दुल मुगनी साहब की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब्दुल मुगनी की वफात कब और कहाँ हुई? तो मतलब वफात का मतलब होता है मौत। अब्दुल मुगनी साहब कब और कहाँ मर गए? तो जवाब हमें मिलता है 2006 में मर गए वो बेचारे, पटना में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून शामिल निसाब है? तो मेरे प्यारे साथियों, अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। निसाब का मतलब होता है कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें अब्दुल मुगनी साहब का कौन सा मजमून निसाब में शामिल है, तो अदब की पहचान है। 189 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब सबक नंबर आपका 9 स्टार्ट होता है। जो सबक नंबर 9 है जिसमें है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत है जो हमारे देश का संविधान लिखे थे, जो संविधान बनने में 2 साल 18 महीना 11 दिन लगा था मेरे प्यारे साथियों। चलिए उनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि वो क्या थे, कहाँ पर है, उनके शादी कब हुई। चलिए अब देखते हैं। तो पहला है, हिंदुस्तानी आइन के मामार किसे कहा जाता है? हमने अभी कहा कि हिंदुस्तान का जो संविधान लिखे हैं वो बापू कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो वही है उर्दू में मामार किसे कहा जाता है। तो चलिए 190 नंबर सवाल मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग अनकरीब है 100 नंबर सवाल की तरफ। अक्सरियती समाज में पसमानदा तबका को क्या कहते हैं? मतलब जहाँ जिसकी अक्सरियत होती है और जहाँ कम लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो अछूत कहते हैं। उसके बाद हम लोग भीमराव किस खानदान में पैदा हुए थे? तो जवाब हमें मिलता है महार। भीमराव कब और कहां पैदा हुए? तो जवाब है 1891 में माहौर सेंट्रल इंडिया में। भीमराव का खानदान कौन सी जबान बोलता था? तो हमें जवाब मिलता है मराठी जबान। सवाल नंबर 194 हम पहुंच चुके हैं। भीमराव के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब हमें मिलता है रामजी। सवाल नंबर 195 है, मालू जी के बेटे का नाम क्या था? तो जवाब हमें मिलता है रामजी। उसके बाद सवाल नंबर 196 है, भीमराव के वालदा का नाम क्या था? तो हमें जवाब मिलता है भीमाबाई। उस नंबर 197 है, भीमराव को प्यार से क्या कहा जाता था? तो भीमा। भीमराव को प्यार से भीमा कहा जाता था। 198 नंबर सवाल में कह रहा है भीमराव कितने नंबर पर पैदा हुए? तो भीमराव 14 नंबर पर पैदा हुए। 199 है, रामजी सकपाल के सबसे छोटे औलाद का नाम क्या है? तो जवाब हमें मिलता है भीमराव। मेरे प्यारे साथियों, 100वां नंबर सवाल कर रहा है, बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजमत कौन करते थे? तो जवाब मिलता है राम जी और मालू जी। बरतानवी सरकार जो थी उसके फौज में काम राम जी और मालू जी करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं प्यारे साथियों आज का क्लास फिर अब हम खत्म करते हैं। आपने अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपके बीच मैं भीमराव अंबेडकर चैप्टर तक का सवाल हल किया, ऑब्जेक्टिव दिया।
मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी फिर 100 ऑब्जेक्टिव के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।